हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल AK98 एकेडमी में। मैं आशीष यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि यदि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं या फिर यदि आप 12th में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो यदि आप 12th में नहीं हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे और सीखेंगे। और ये गारंटी है कि आज तक आपको ये किसी ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। और आइए, जैसा कि इसमें क्या क्या आता है, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल, ये सब आते हैं। और इसको आज हम बहुत अच्छे से, जैसे कि आप स्लाइड में ये देख सकते हैं, इतना नाम इसमें दिया हुआ है और इसको आज हम बहुत अच्छे से, जैसा कि सिमिली आता है और सिमिली में किसी चीज की उपमा की जाती है। यदि हम किसी चीज से किसी चीज की तुलना करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं। जैसे मान लो दो लड़के हैं, एक लड़का, उसमें से अगर उसको 20 तक टेबल याद है और दूसरे वाले को 20 तक टेबल याद है, तो आप इसको यहाँ पे सिमिली मान सकते हैं कि उसको जितना याद है उसको भी उतना याद है, यानी वो उसी के समान है। तुलना की जाएगी तो इसको हम यहाँ पे तुलना बोलते हैं। और इसमें तीन वर्ड आते हैं, लाइक, एज, सो। जैसे कि आप इसमें नीचे देख सकते हैं, उसमें राइट का चिन्ह लगाया गया है, यानी लाइक, एज, सो। जिस भी सेंटेंस में लाइक, एज और सो दिखता है वो हमेशा सिमिली होगा। आप यदि किसी भी सेंटेंस में तीन वर्ड को, जैसे जो है लाइक, एज, सो, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप किसी सेंटेंस में देख लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमिली। इसके बाद में जैसे कि एग्जांपल दिया है, सी इज लवली लाइक अ रोज। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइक लिखा है ना, तो ये सिमिली हो जाएगा, यानी वो उतनी सुंदर है जितना कि गुलाब होता है। यहां से गुलाब से और लड़की की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जितना सुंदर वो लोगों को लगता है उतनी सुंदर वो लड़की भी उनको लगती है, इसीलिए यहाँ पे ये सिमिली हुआ। अगला जो एग्जांपल है, द नाइट इज ब्लैक, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। जिस तरह से काला पत्थर होता है उसी तरह रात होती है, यानी रात कैसी है, ब्लैक पत्थर की तरह है, ब्लैक स्टोन की तरह है, कि यानी जितनी काली रात होती है उतना ही ब्लैक स्टोन होता है। यानी यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एज आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सिमिली है। सिमिली की सबसे खास बात यह है कि जो नीचे तीनों दिए हैं, लाइक, एज, सो, अगर इसमें से कोई एक भी वर्ड दिखता है तो वो सिमिली होगा। अगला जो एग्जांपल है, रोहन इज सो बैड एज मोहन, यानी मोहन इतना गंदा है जितना कि मोहन है। अब किसी भी हैबिट में जितना भी मोहन गंदा है उतना भी क्या है, रोहन भी है। तो इन तीनों में से यदि हम पहले का देखेंगे, सी इज लवली लाइक अ रोज, तो उसमें लाइक दिख रहा है, और दूसरे में द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, तो यहाँ पे एज दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे रोहन इज सो बैड एज मोहन, तो यहाँ पे सो दिख रहा है। उसके नीचे लिखा है लाइक, एज, सो, इसमें सही का चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब ये सिमिली है। में हम देखते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब ये होता है रूपक। जब किसी चीज को हम रूप दे देते हैं तो वो मेटाफर कहलाती है। और इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि पहला लिखा है, द कमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी यहाँ पे देखिए रूप दिया गया है ना, कि यहाँ पे तुलना की गई है। मेटाफर और सिमिली दोनों देखने में जैसे लगते हैं कि दोनों में तुलना की गई है, लेकिन अंतर इतना होता है कि उसमें लाइक, एज, सो, किसी भी सेंटेंस में जिसमें लाइक, एज, सो दिखेगा तुलना की गई होगी वो सिमिली होगा, और जिसमें लाइक, एज, सो नहीं दिखेगा वो मेटाफर होगा। जैसे कि इसमें देखिए लाइक, एज, सो नीचे लिखा है और नीचे लिखा है उसके आगे कट का निशान लगाया गया है, यानी कि ये इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद में देखिए कैमल और जहाज को मैंने इसमें फोटो इसकी डाल दी है, कि जिस तरह से जहाज पानी में चलती है उसी तरह ऊंट रेगिस्तान में दौड़ता है, इसीलिए कहा गया है द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी रेगिस्तान की जहाज कौन होता है, ऊंट रेगिस्तान की जहाज होते हैं। अगला आता है, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मित्र होते हैं वो शेल्टरिंग ट्री होते हैं, यानी जैसे पेड़ छाया देते हैं, लोगों को शेल्टर देते हैं, उसी तरह मित्र होते हैं। यानी मित्र ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्त को हमेशा अपने साथ रखेंगे, जिस तरह से पेड़ किसी को बिना किसी स्वार्थ के
वो उसको छाया देता है, उसी तरह मित्र होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की और मित्र की तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पे लाइक एज सो नहीं दिख रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लाइक एज सो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, मेटाफर होगा। जिसमें दिखेगा वो क्या होगा, सिमली होगा। उसके बाद में जो तीसरा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें भी लाइक एज सो नहीं दिख रहा है। दोनों में मैं फिर से अंतर आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा। देखिए रूपक क्या होता है, उपमा क्या होती है। उपमा तो मैंने बता दिया है आपको। रूपक क्या होता है, जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, रामायण में जो रियल में राम थे, वास्तव में राम थे, या जो रामायण में राम बने हैं, केवल ये रूप लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी शक्तियां जो वास्तविक राम थे उनके पास थी, उतनी इनके भी पास हैं। ये केवल उनका रूप लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी का भी यदि रूप ले लेते हैं तो आप वो इंसान नहीं हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहती, केवल आप रूप लेते हैं, तो ये चीजें रूपक कहलाती हैं। आप रामायण में जो हमने एग्जाम्पल बताया, इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आपके गांव या कहीं पे भी जो रामलीला होती है, क्या उसमें जो राम बनते हैं और वास्तव में जो रामायण में राम थे, क्या उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी, क्या जितनी उनकी शक्ति थी, क्या जितनी जितनी उनके शक्ति थी, क्या इनकी इतनी है? नहीं है ना, केवल ये इनका रूप लिए हैं, तो ये चीजें रूपक होती हैं, मेटाफर होती हैं। और जबकि सिमिली में क्या होता है कि जैसी क्वालिटी उनकी थी वैसी क्वालिटी इनकी है। बस इसमें यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो इतना याद रखिएगा कि जिसमें लाइक एज सो दिखता है वो क्या होगा, वो सिमिली होगा, और जिसमें नहीं दिखता है वो मेटाफर होगा। इसके बाद में हम अगला लेते हैं, पर्सनिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मानवीयकरण। देखिए जब कोई निर्जीव वस्तु हो या फिर कोई ऐसा भाव हो, जैसे आपको लगे कि इसमें जीव है। जैसे कि आप ये कहते हो ना कि मुझे हंसी आ रही है, तो हंसी तो सबको आती है, लेकिन हंसी देखिए यहाँ पे एक भाव है, और आना, जब कोई आता है तो वो सजीव होता है। यहाँ पे हंसी भाव है, हंसी आ रही है, जैसे हंसी के हाथ पैर हैं, वो अपने आप से आ रही है, उसके जीव हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां पे कोई भाव हो या फिर निर्जीव वस्तु हो और उसमें ऐसा लगे कि इसमें जीव है। जैसे आप एक एग्जांपल बहुत अच्छे से सुने होंगे कि अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा भाई कौन खटखटाता है, दरवाजा जो सजीव लोग होते हैं वही खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ पे अवसर दरवाजा खटखटा रहा है, उसके तो जीव है नहीं, लेकिन वो एक भाव है, और भाव के अकॉर्डिंग से ऐसा लग रहा है कि उसमें जीव है। जैसे लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ रही है, तो देखिए ये भाव है, गुस्सा एक भाव है, लेकिन आना, जैसे कहते हैं कि लोग आ रही है, तो ऐसा लगता है कि उसके जीव है, वो आ रही है। तो पर्सनिफिकेशन में यही चीज होता है, मानवीयकरण कर दिया जाता है। जब कोई भाव हो या निर्जीव वस्तु हो, ऐसा लगे कि उसमें जीव उपस्थित है, तो वो चीजें क्या होती हैं, पर्सनिफिकेशन होती हैं। तो इसका जैसे पहला एग्जांपल है, लव इज ब्लाइंड। पहला एग्जांपल जो है, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। तो भैया अंधा तो इंसान होता है, कोई चीजें जो सजीव होती हैं वो अंधी होती हैं, प्यार थोड़ी ना अंधा होता है। लेकिन यहाँ पे प्यार जो है, लव जो है, ये क्या है, एक भाव है, और ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, तो यहाँ पे उसको सजीव बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भाव है इसको सजीव बनाया जा रहा है, लव इज ब्लाइंड। जबकि लव क्या है, एक भाव है, और अंधा कौन होता है, कोई सजीव होता है वही अंधा होता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एनर्जेटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। देखिए जो चिंता है उसके चेहरे पर बैठ रही है, चिंता एक भाव है, और जो बैठता है भैया वो क्या होता है, वो कोई न कोई इंसान होता है या कोई न कोई सजीव चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता बैठ रही है, तो ये क्या कर रही है, मानवीयकरण कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ये भाव है और ऐसा लग रहा है कि इसमें जीव है, जैसे उसके चेहरे पर बैठ रही है। तो यहाँ पे ये चीजें आप समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल जो आपको हिंदी में बताया था, उसका ये इंग्लिश है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। इसको मैंने आपको पहले बता दिया है, और इसमें अब भी बता देता हूं कि अवसर जो है ये एक भाव है। दरवाजा कौन खटखटाता है, तो दरवाजा जो सजीव होते हैं वो खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अवसर है ये तो सजीव है नहीं, ये भाव है, लेकिन इसको मानवीयकरण किया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। और मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि अभी तक मैं आपको डिस्क्राइब करके पढ़ा रहा हूं, और लास्ट में जो एक स्लाइड है वो
इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप 2 मिनट में इसको सबको बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एकदम वो ट्रिकी है, पूरा उसमें ट्रिक रखे हैं और उसको समझना है। अब आप इसको छोड़कर उसमें मत जाइएगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो वो नहीं आएगा, और उसको नहीं समझोगे तो आप समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो द मून बेल्ड हर फेस, यानी जो चंद्रमा है अपना चेहरा छिपा रहा है, जैसे दुल्हन अपना चेहरा छिपाती है उसी तरह। अब देखिए मून यहाँ पे क्या है, तो मून यहाँ पे देखिए बेल्ट जो होता है वो चीजें क्या होती हैं, जो दुल्हन अपना चेहरा ढक के रखती है उसको बेल्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो द मून बेल्ट हर फेस, यानी जो चंद्रमा है अपना चेहरा छिपा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चंद्रमा जो है निर्जीव है। छिपाना क्या है, कोई छिपाता है तो वो सजीव ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक निर्जीव छिपा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मानवीकरण किया गया है। हमने इसमें जो तीनों एग्जाम्पल पहला, दूसरा और तीसरा लिया है, ये भाव है। और जबकि चौथा नंबर जो है, आप इसमें देख भी सकते हैं इमेज में, ये चीजें क्या है, ये निर्जीव है। ऊपर वाले तीनों भाव हैं और लास्ट वाला जो है ये निर्जीव है। तो इसमें पहला हो गया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, जबकि प्यार भाव है। अंधा इंसान मतलब कोई सजीव होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मानवीकरण किया गया। उसके बाद एनर्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठ रही है। चिंता जो है एक भाव है, लेकिन बैठना एक सजीव का वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि जो चिंता है उसकी जीव है। तो ऐसे में जो भाव या कोई निर्जीव वस्तु होती हैं, ऐसा लगे कि उसमें जीव प्रेजेंट है, तब उसको क्या कहा जाता है, उसको पर्सनिफिकेशन बोला जाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, और सर एक बार दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा कौन खटखटाता है, तो दरवाजा कोई न कोई सजीव खटखटाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे अवसर एक जीव हो गया है। अवसर एक क्या है, ये एक भाव है, और इसमें जो बना दिए हैं, इसको मानवीकरण कर दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जीव उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है द मून बेल्ड हर फेस, जो चंद्रमा है अपना चेहरा छिपा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसमें भाव होते हैं या फिर कोई निर्जीव वस्तु होती है, उनको ऐसे जोड़ दिया जाता है कि जैसे इसमें कोई जीव उपस्थित है। तो ये क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। उसके बाद में अगली स्लाइड जो आती है वो होती है एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, संबोधन। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यदि आप 10th पढ़े होंगे तो। लेंचो सेड आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूं। तो देखिए इसमें जो संबोधन का चिन्ह है, ये जिस भी सेंटेंस में दिखे, इसका सीधा समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो संबोधन चिन्ह है जिस भी सेंटेंस में दिखे वो क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। आप इसमें लेंचो सेड अलाज आई एम रूइंड, इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल में। ठीक है दोस्तों, तो अलाज के बाद में यहाँ पे लगा है। ठीक है, हुर्रा आई वन द मैच। ठीक है, हुर्रा मतलब होता है जब आपको कोई चीज खुशी होती है तब वहां पे हुर्रा बोलते हैं, नहीं तो उसको सॉरो बोलते हैं। जब आपको कोई दुख हो जाए तो उसको सॉरो बोलते हैं। जैसे हुर्रा आई वन द मैच, ठीक है, कोई मैच खेल रहा था, उसको कोई आशा नहीं थी, अचानक वो जीत गया, तो उसको एक संबोधन हुआ, उसको खुशी हुई, तो वो बोला हुर्रा। उसके बाद में लाके संबोधन चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में हुर्रा माय फ्रेंड हैज कम, यानी मेरा मित्र वापस आ गया है। जैसे आपका मित्र यदि वापस आ जाता है, आपका कोई खास जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं वो वापस आ जाता है, कहीं गया होता है, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगाया। उसके बाद नीचे जितने एग्जाम्पल लिखे हैं देखिए, उसमें अधिकतर या सब में संबोधन का चिन्ह लगा है। तो यानी जिसमें संबोधन का चिन्ह लगा होगा वो एपोस्ट्रॉफी होगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीमोरन। इसको ऑक्सीमोरन को क्या कहते हैं, विरोधाभास। अब इसको आप पहले हिंदी में समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ऑक्सीमोरन विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब ये हुआ कि यदि आप विलोम पढ़े होंगे हिंदी में तो समझ लीजिए विलोम ही है। अगर विलोम को दोनों को एक साथ यूज करके आप पढ़ते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, ऑक्सीमोरन हो जाती हैं या फिर विरोधाभास हो जाती हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है लाइफ इज बिटर स्वीट। देखिए बिटर मतलब होता है तीखा और स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो बिटर मतलब क्या होता है, तीखा। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। एक दूसरे के अपोजिट है ना, लेकिन एक साथ आए हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको कहेंगे ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। देखिए जहां पे दोनों एक साथ आते हैं, यानी जिंदगी कैसी है, खट्टी मीठी है या तीखी मीठी है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे आप एक एग्जांपल और सुने होंगे, लोग कहते हैं वह दिन रात सोता रहता है, यानी दिन रात दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी,
ऑक्सीमोरन हो जाएंगी, विरोधाभास हो जाएंगी। जैसे लोग कहते हैं वह स्कूल जाता है नियमित अनियमित रूप से, यानी जाता है नहीं भी जाता है, नियमित अनियमित, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, विरोधाभास हो जाएंगे। तो इसमें अगला जो है, ही इज फीलिंग स्वीट पेन, यानी वह क्या फील कर रहा है, मीठा दर्द। किसी को दर्द होता है तो मीठा थोड़ी ना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको दर्द हुआ होगा तो क्या वो मीठा होता है, मीठा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ही इज फीलिंग, कभी कभी आपके अंदर जो दर्द होता है ना, तो आप उसमें रो सकते हो, केवल आप मुस्कुराते हो, तो उसी को बोला जाता है स्वीट पेन। आपको दर्द है, लेकिन जैसे आप, यदि आप खुद की वजह से कहीं पे चोट खा जाओ और वहां पे कई लोग खड़े रहे, तो आप मुस्कुराओगे भी, लेकिन अंदर आपके दर्द रहेगा। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होगा, स्वीट पेन होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ होगा यदि आप छोटे रहे होंगे, या जब छोटे रहे होंगे किसी की वजह से आप चोट खाए होंगे, तब तो बहुत चिल्लाए होंगे। लेकिन अपनी वजह से अगर कहीं गिरे होंगे, तब तो आप देखे होंगे वो लोग खड़े हैं, तो आप वहां पे मुस्कुराए होंगे, लेकिन आपके अंदर दर्द था। तो देखिए, स्वीट पेन दोनों एक साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे जब एक साथ आते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है या विरोधाभास होता है। आप इसको अभी लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में जो हम स्लाइड रखेंगे उसमें आपको 100% याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में आता है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए, सीक्रेट जो होता है ये रहस्य वाली चीजें होती हैं, और रहस्य कभी खुला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट के साथ में ओपन भी दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या एक साथ, जब दोनों एक साथ आए हुए हैं तो ये विरोधाभास होंगे। लेकिन क्या सीक्रेट कभी खुला हुआ होता है, रहस्य कभी खुला हुआ होता है, नहीं होता ना। लेकिन जहां पे आएंगे एक साथ में, वहां पे ये क्या हो जाएंगे, विरोधाभास हो जाएंगे। पहले में बिटर स्वीट एक साथ हैं, इसलिए क्या है, विरोधाभास है। अगले में स्वीट पेन एक साथ है, इसलिए विरोधाभास है। और अगले में ओपन सीक्रेट एक साथ है, इसलिए विरोधाभास है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसे आपको कहा जाता है नियमित, वह दिन रात सोता रहता है, दिन रात टहलता रहता है, तो दिन रात दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, ये चीजें विरोधाभास हो जाती हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल जो होता है, इसको अतिशयोक्त बोलते हैं। अब हाइपरबोल को आप कैसे, जैसे कुछ लोग रहेगी छोटी सी बात और उसको बना देंगे बहुत बड़ी बात, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, हाइपरबोल हो जाती हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, नीचे जो इमेज लगी है इसको देख सकते हो। इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको इनको दोनों को बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ जाओगे बहुत अच्छे से। देखिए, पहला, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी वह इतना रोई जितना कि समुद्र में पानी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोई बात कर रहा है कि भैया तुमने उनको रुला दिया, वो इतना रोई है जितना समुद्र में पानी होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो कितना हाइपर बोला है। आप खुद ही सोचिए कितना हाइपर बोला, कितना बढ़ा चढ़ा के बोला है। अगला है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध के मैदान में खून की नदी बह गई। आप ये चीजें देखे होंगे, खून तो बहता है, लेकिन क्या जितना नदी में पानी बहता है उतना बहता है, नहीं बहता ना। तो यहाँ पे जो चीजें बढ़ा चढ़ा के, अब देखो इसमें आंख बनी है, इतना बेचारा रो रहा है, एकदम समुद्र भर गया है। क्या आप भी ऐसा कभी रोए हैं कि समुद्र भर जाए? उसके बाद में जो इसमें देखिए खून की नदी, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी खून की नदी, और इसमें आप देख सकते हैं उधर आंसू बह रहे हैं। आंसू ऐसे बहा है कि पूरा क्या कहते हैं कि समुद्र ही भर गया है, पता नहीं कैसे रोना हुआ। उसके बाद में ये जो खून की नदी बह रही है, ये इतनी बह रही है कि किसी युद्ध में बही ही नहीं। तो यहाँ पे जो राई का पहाड़ बनाते हैं लोग, उसी को हाइपरबोल कहते हैं। कोई आएगा, रहेगी छोटी बात, और बताएगा बहुत बड़ी बात। ठीक है, कहीं पे कोई जाए और वहां पे मार खा के चला आए, यहाँ पे क्या बोलेगा, अरे भैया हम तो जितने लोग आए थे सबको पीट पाट के चले आए, और जो हमारे चोट लगी है वो तो वहां से हम निकल रहे थे, जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो थोड़ा फिसल गए, और चाहे वहां के पिट के ही आए हों। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइपरबोल होता है। जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं वो हाइपरबोल होता है। उसके बाद में आता है ओना मोटा पोया। आप ओना मोटा पोया, ये जो लास्ट का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसका होता है ध्वनि सूचक। इसमें देखिए,
आप इमेज में देखिए कि जो ओनामोटोपोइया है ध्वनि सूचक, इसमें जो माता जी हैं रोटी बना रही हैं, और जो बिल्ली है वो चिल्ला रही है, और जो ये सांप है वो भी अपना फुफकार मार रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ओनामोटोपोइया में क्या होता है, इसमें आवाज निकाली जाती है। यदि आप अपनी आवाज निकालते हो तो ये ओनामोटोपोइया कहलाएगा। कोई सांप है अपनी फुफकार निकालता है तो वो ओनामोटोपोइया कहलाएगा। कोई जैसे मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो वो हम ऐसे बोलती हैं तो वो क्या होगी, अपनी आवाज निकाल रही है। बिल्ली जो है, द कैट्स म्यू, बिल्ली जो बोलती है अपनी आवाज निकाल रही है। तो पानी जो टपकता है अपनी आवाज निकालता है। तो ऐसे कोई भी जीव हो या कोई भी चीजें हो जो आवाज निकालती हैं, उनको ओनामोटोपोइया बोला जाता है। आप एक वीडियो चलने जा रहा है, इसमें आप पहले आप इसको मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में देखिए ओनामोटोपोइया को आप कैसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जो है आज आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ओनोमोटोपोइया जो लिखा है, तो इसमें पोइया एक वर्ड आया है। और देखिए माता जी जो गांव के लोग होंगे, पहले घर में रोटी बनाई जाती थी, वो पोई जाती थी ऐसे ऐसे, तो उसमें से आवाज निकलती है। तो पोइया से आप इतना याद कर सकते हो कि रोटी पोई जाती थी तो उसमें से आवाज निकलती थी। तो यानी जिसमें पोइया है उसमें से आवाज निकल रही है। तो यानी जिसमें पोइया वर्ड आया है उसमें केवल आवाज वाला सिस्टम होगा। यानी कोई भी चीजें अपनी आवाज निकालेंगी तो क्या कहलाएगा, ओनोमोटोपोइया कहलाएगा। जैसे कि ये वीडियो चलने जा रहा है, आप इस वीडियो में देखिए, जो लड़की बना रही है, जो ये लड़की बना रही है रोटी, क्या इसमें आवाज आती है? यदि इसकी आवाज नहीं आ रही है तो आप इसका रिएक्शन देखिएगा, इसका जो एक्शन है उसमें रोटी पोई रही है, और ऐसा यदि आप किए होंगे तो उसमें चटपट की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, तो पोइया में आवाज आती है, तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फिगर आप इस पे जो पहले स्लाइड दी गई थी उसमें तो आपको मैंने बताया था, सिमिली में क्या होता है, उपमा होती है, किसी चीज से किसी चीज की तुलना की जाती है। इसमें जो नीचे लिखा है लाइक एज सो, जिस सेंटेंस में दिखता है वो सिमिली होगा, और जिसमें नहीं दिखता है वो मेटाफर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही समझिए आप, किसी भी सेंटेंस में ये तुलना की गई है, लाइक एज सो तीनों में से कोई एक वर्ड दिखता है तो वो क्या होगा, सिमिली होगा। यदि तुलना की गई है और लाइक एज सो नहीं दिखता है तो वो मेटाफर होगा। जैसे कि मेटाफर में जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें ऊंट भी है, जहाज भी है, तो आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में आता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या है कि मानवीकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्सनिफिकेशन, आप पर्सनी से पर्सन याद कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि पर्सन जो होता है, यानी पर्सन जीव होता है। तो ऐसा कोई भी चीजें जो निर्जीव होती हैं, भाव होता है उसमें ऐसा लगे कि जीव प्रेजेंट होता है, वो चीजें क्या होगी, पर्सनिफिकेशन होंगी। जैसे कि इसमें 4 एग्जांपल थे, मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल है, द मून बेल्ड हर फेस, ठीक है, तो अब वो क्या है, चंद्रमा अपना चेहरा ढक रहा है दुल्हन की तरह। ठीक है दोस्तों, तो दुल्हन एक सजीव होती है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा ढक रहा है जो कि निर्जीव है। तो यहाँ पे ये किसका, मानवीकरण का भाव दे रहा है। उसके बाद में आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में संबोधन का चिन्ह जहां पे दिखेगा वो एपोस्ट्रॉफी होगा। उसके बाद में आता है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, जहां पे दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे दिन रात, खट्टा मीठा। जैसे आप खट्टी मीठी नमकीन आती है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, खट्टी मीठी नमकीन आती है। देखिए खट्टी मीठी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन आती है ना, तो ये नमकीन क्या हुई, विरोधाभास में हुई। इसको ऑक्सीमोरन आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाइफ इज बिटर स्वीट, ठीक है, जिंदगी एक, बिटर मतलब तीखी, स्वीट मतलब मीठी है, तीखी मीठी है। ही इज फीलिंग स्वीट पेन, वह मीठा दर्द फील कर रहा है। जैसे कभी कभी यहाँ भी आप देखते होंगे, जब किसी की जॉब लग जाती है तो उसके मम्मी पापा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, यानी उनको जो दर्द है ना वो मीठा मीठा सा है, उनको खुशी का दर्द है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। इट इज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट जो रहस्य होता है वो कभी खुला नहीं होता, रहस्य तो बंद होता है ना, कि कोई जाने ना, लेकिन यहाँ पे ओपन के साथ आया है तो इसका मतलब ये क्या हुए, विरोधाभास हुए। जहां पे दो अपोजिट चीजें एक साथ आती हैं उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। हाइपरबोल में क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे ये बेचारी इतना रो रही है, इतना रो रही है कि देखो पूरा एकदम समुद्र में भर गया है। उसके बाद में नदीवा ऐसे बह रही है, देखो पूरी खून की नदी बह रही है। ऐसा कभी युद्ध होगा? अगर होगा भी तो क्या इस तरह से नदी बहेगी?
जिस तरह से इसमें बह रही हैं, तो ये सब हाइपरबोल होते हैं। हाई मतलब बढ़ा चढ़ा के, ठीक है दोस्तों। अतिशयोक्त में जो चीजें राई का पर्वत बनाकर बताई जाती हैं, वो चीजें क्या होती हैं? हाइपरबोल होती हैं। ओनामोटोपोइया, ओनामोटोपोइया, पोइया में क्या बताए थे? रोटी पोया जाता है, पोई जाती है। आपको वीडियो भी दिखाए थे। तो जब रोटी पोई जाती है तो उसमें से चटपट की आवाज आती है। आप देखे भी होंगे अपने गांव में, या आप बनाते भी होंगे तो देखे होंगे। तो उसमें पोई पे आवाज आती है। तो यानी जैसे द कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू बोलती है, ये कौन सा होगा? फिगर्स ऑफ स्पीच में तो आप बता दोगे कि ओनामोटोपोइया होगा। बीज हम, जो मधुमक्खी होती है वो हम बोलती है, आवाज निकालती है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ ये होगा। द स्नेक इज हेजिंग, सांप जो है फुफकार मारता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये देखिए तीनों फोटो इसमें बनी हुई हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद में आता है जो लास्ट स्लाइड अब आपके सामने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर्स ऑफ स्पीच। यदि आप इसको देख रहे हैं और पहले का नहीं देखे हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर उसको भी देखे हैं, इसको भी देख लेते हैं, तो आज आपका ये 1-2 नंबर तो फिक्स है। कहीं पे भी अगर इसका एग्जाम्पल आ गया तो आप इसको गलत नहीं करोगे। जैसे सिमिली में मैंने इसमें बहुत शार्ट करके बताया है। सिमिली में लाइक एज सो, देखिए उसके सामने सही का चिन्ह है ना, तो सिमिली यानी कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें लाइक एज सो दिखेगा, तो वो चीजें क्या होगी? सिमिली होंगी। मेटाफर में क्या है? लाइक एज सो के सामने गलत का चिन्ह लगाया है, लाइक एज सो के सामने गलत का चिन्ह लगाया है, तो वो चीजें क्या होंगी? गलत होंगी। पर्सनिफिकेशन में, पर्सनिफिकेशन में देखिए जितने ये जो स्लाइड बनी हुई हैं आपकी, इस स्लाइड में जितने भी हैं सिमिली है, मेटाफर है, किस वर्ड का पहला अक्षर पी है? तो आप ये देखेंगे, आप देख लीजिए पहले कि इन सातों छह जो 6-7 हैं, इनमें से किसका पहला अक्षर पी है? तो आप इसमें देखे होंगे कि पर्सनिफिकेशन का पहला अक्षर पी है, तो पी से आप पी से वो याद कर लीजिए प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जीव प्रेजेंट होना चाहिए। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जीव किसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो सजीव या ऐसा कोई भाव जिसमें जीव प्रेजेंट हो, वो चीजें क्या होंगी? पर्सनिफिकेशन कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने जो स्लाइड है उसमें देखिए पी को बाहर निकाल दिया है और पी को प्रेजेंट से डिनोट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए उसके बाद में आता है एपोस्ट्रॉफी। देखिए एपोस्ट्रॉफी में केवल मैंने एक सिंबल रखा है, उस सिंबल को यदि आप देख लेते हो, उस प्रतीक को देख लेते हो कहीं भी, तो क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि वो किसी भी वाक्य में वो सिंबल, वो प्रतीक आता है, तो चीजें क्या होगी? एपोस्ट्रॉफी होगा। हाइपरबोल में मैंने देखो हाई निकाला है, हाई पर बोल, यानी हाई पर जो बोलता है, हाई पर जो बोलता है, हाई मतलब बढ़ा चढ़ा के जो बोलता है, यहाँ मैंने हाई निकाला है। उसके सामने मैंने एग्जाम वो चित्र भी बनाया है, देखिए खून वाला। ठीक है दोस्तों, तो जो हाई बोलता है, बहुत हाई पर बोलता है, वो हाइपर बोल बोलता है, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है। किसी भी सेंटेंस में जब आप उसकी हिंदी निकालोगे और ऐसा लगे कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो वो चीजें क्या होंगी? हाइपर बोल होंगी। उसके बाद में आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीमोरन, देखिए मैंने लास्ट में ऑक्सीमोरन ओनोमोटोपोइया दोनों लिया है, और दोनों का पहला जो वर्ड है, जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, वो ओ है। अब यहां से देखिए ऑक्सीमोरन में मैंने ओ बाहर निकाला है, और ओ से क्या आता है? अपोजिट। ओ से अपोजिट, जैसे कि इसमें दिया है ओ से अपोजिट बाहर आया है, ओ से अपोजिट बाहर आया है ना। तो यानी जहां पे अपोजिट किसी भी में देख लीजिए, इन सातों में केवल ओना मोटा पहिया को छोड़ के, ओना मोटा पहिया को छोड़ के किसी में ओ नहीं है, केवल ऑक्सीमोरन में है। ऑक्सीमोरन में ओ है, तो इसका पहला अच्छा निकाल लीजिए आप, ओ। ओ फार क्या होगा? अपोजिट होगा। जिसमें एक दूसरे की अपोजिट वस्तुएं या भाव या कुछ भी दिखते हैं, कोई वर्ड आता है, वो चीजें क्या होंगी? ऑक्सीमोरन होंगी। उसके बाद में आता है ओनोमोटोपोइया। पोइया में मैंने जो बताया था कि किसी चीज की आवाज निकलती है, तो आप इसको याद कैसे करोगे, कैसे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा? तो पोइया में देखिए इसका भी ओ है, लेकिन आप जैसे पोइया देखोगे तैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आवाज निकाली जाती है, तो इसका मतलब इसमें ओ है। ऑक्सीमोरन में तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। और ओनोमोटोपोइया, जब रोटी पोई जाती है तो उसमें क्या निकलती है? आवाज निकलती है। तो यानी अगर आवाज किसी भी चीज में दी होगी,
कि सांप, जब आप उसकी हिंदी निकालोगे तो उसमें आएगा सांप फुफकारता है, ठीक है, पानी टपकता है, टिप टिप करता है, और बिल्ली बोलती है, म्यू बोलती है। तो ये चीजें जहाँ पे जैसे आप देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि ये ओनामोटा पोइया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप, यदि आपका छोटा बड़ा भाई हो, यदि आपका छोटा भाई ऐसे या छोटी बहन हो, कोई भी हो जो इंटर नहीं किया है, इंटर में ये विशेष करके है और कंपटीशन में तो कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा लोगों को। थैंक यू।